दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का गहनता से विश्लेषण करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और इसके साथ ही प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज फेसबुक पर पेज भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आप डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट देख सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। विश्व मगरमच्छ दिवस अभी हाल ही में 17 जून को मनाया गया था। इसके संबंध में ये है, सबसे पहले हमें देखना कि आखिर क्यों इसको मनाया जाता है। संकटग्रस्त मगरमच्छ और घड़ियाल की स्थिति को उजागर करने हेतु एक वैश्विक जागरूकता अभियान है। कहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, कहाँ पर वो संकटग्रस्त है, इस सब स्थिति के बारे में इस दिन डिस्कस होता है। और जहाँ पर संकटग्रस्त स्थिति होती है वहाँ पर कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। जैसे भारत में ओडिशा में सबसे अधिक अभियान चल रहे। अब हम देखते हैं कि भारत के संबंध में कौन से मगरमच्छ की प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती है। सबसे पहली है मगर या दलदली मगरमच्छ, जिसे भारतीय मगरमच्छ भी कहते हैं। इस तरफ आप देख सकते हो, ये फोटो में नीचे दलदल है और साइड में ये मगरमच्छ बैठा हुआ है, तो इसे कहेंगे दलदली मगरमच्छ, जो दलदल में रहता हो। ये भारत के पूरे उपमहाद्वीप में पाया जाता है। यानी उपमहाद्वीप का मतलब ये है कि भारत के अलावा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में दलदली मगरमच्छ पाया जाता है। एक आपको पता होगा, आप अक्सर समाचारों में देखते हो, IUCN की एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट। उसमें विभिन्न प्रजातियों को एक श्रेणी में बांट दिया गया है कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा संकटग्रस्त है और कौन सी कम। तो उसी में से एक श्रेणी है वल्नरेबल। इस श्रेणी में दलदली मगरमच्छ आता है। तो आप ध्यान रखना, UPSC में कई बार पूछ लिया जाता है, IUCN की रेड लिस्ट में विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में, लेकिन हमें सभी याद नहीं करनी है। हमें वही देखनी है जो अक्सर चर्चाओं में रहती है और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको देखते रहते हो। तो ध्यान रखना, दलदली मगरमच्छ किस में आता है? वल्नरेबल कैटेगरी में। यह मुख्य रूप से मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रजाति है। जैसे झीलों में, नदियों में, दलदल में ये प्रजाति पाई जाती है। जो दूसरी प्रजाति है भारत में पाई जाने वाली, वो है खारे पानी का मगरमच्छ। अभी हमने पहला जो देखा था वो था मीठे पानी का, और ये है खारे पानी का। खारे पानी का मगरमच्छ जितने भी सरीसृप हैं उनमें सबसे बड़ा है। सरीसृप वो होते जो रेंगते, जैसे छिपकली हो गई और मगरमच्छ हो गए, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? खारे पानी का मगरमच्छ। अगर आपके सामने UPSC में ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि सबसे जीवित जो सरीसृप उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप ध्यान रखना खारे पानी का मगरमच्छ है। और अभी हमने चर्चा की थी IUCN के रेड लिस्ट की। तो जो मीठे पानी का मगरमच्छ है, जो दलदल में रहता है, वो IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में आता है, जबकि यह आता है लिस्ट कंसर्न में। आप एक काम करना, आप इसको हिंदी में कभी याद मत करना, हिंदी में आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आप इंग्लिश में देखा करो। जैसे वल्नरेबल को बोलते हैं VU और ये LC। तो लिस्ट कंसर्न में कौन सा? खारे पानी का मगरमच्छ। और वल्नरेबल यानी VU में कौन सा? मीठे पानी का मगरमच्छ। खारे पानी का मगरमच्छ भारत के पूर्वी तट पर पाया जाता है। पूर्वी तट पर आपको पता है समुद्री क्षेत्र है, तो वहाँ पे समुद्र होगा जहाँ पे खारे पानी का मगरमच्छ की अधिकता ज़्यादा होगी। जो तीसरी प्रजाति भारत में पाई जाती है वो है घड़ियाल, जिसको बोलते हैं मछली खाने वाला मगरमच्छ। इसके संबंध में UPSC ने 2017 में भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। कई बार UPSC के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का ये मूल निवासी है। भारतीय उपमहाद्वीप मैंने आपको बता दिया, केवल भारतीय नहीं आता बल्कि अन्य देश भी आते हैं। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप का ये मूल निवासी है। ध्यान रखना, घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। IUCN की अगर कैटेगरी की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो वो तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना ही रखना। बाकी वल्नरेबल LC में आने वाली जो प्रजातियाँ उनके बारे में क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि समाप्त होने के कगार पर है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो IUCN की लिस्ट में हमने 3 प्रजाति आज देखी है। एक तो वल्नरेबल, जिसमें मीठे पानी के मगरमच्छ, लिस्ट कंसर्न, जिसमें खारे पानी का मगरमच्छ। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि खारा पानी बहुतायत मात्रा में है, तो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए ज़्यादा सुविधा हो जाती है रहने के लिए, तो वो लिस्ट कंसर्न में आते हैं। और जो तीसरी है वो घड़ियाल, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और भारत में ऐसे स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं, वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कर्तनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, सोन नदी का अभ्यारण्य
और उड़ीसा का सतकोशी अभयारण्य। इस तरह के कुछ क्षेत्र है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप कम से कम राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो ध्यान रखना आपको, ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। भारत में आपको पता होगा, हमने देखे कि 3 तरह की प्रजातियां भारत में पाई जाती है और भारत में इसी से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए हुए हैं, यानी इनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। इनमें सबसे अधिक है ओडिशा में। ओडिशा में क्योंकि तीनों प्रजातियां पाई जाती है इसलिए वहाँ पर 1975 में ऐसे कार्यक्रम लागू कर दिए गए थे। इसके बाद अन्य राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रम लागू हुए और आज इनका संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा ओडिशा में कुछ योजनाएं वो ध्यान रखना, बौला परियोजना, रामतीर्थ मगर योजना, ये ओडिशा की कुछ परियोजना। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि बौला परियोजना किससे संबंधित है, रामतीर्थ योजना किससे संबंधित है और कहाँ की है, तो ध्यान रखना ओडिशा की है, मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, क्या संभावना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमें देखना कि उपरोक्त कथनों में से सत्य पूछा या असत्य है। तो देखो यहाँ पर सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल सरीसृप है जो IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी CR श्रेणी में आता है। तो हमने डिस्कस किया था घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल सरीसृप बिल्कुल है और IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में भी आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए ठीक है। दूसरा देखते हैं, मगर या दलदली मगरमच्छ जीवित सरीसृप में सबसे बड़ा है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तट पर पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो मगर या दलदली मगरमच्छ कहाँ पे रहता है, मीठे पानी में, और हमने क्या देखा था कि खारे पानी का जो मगरमच्छ है वो सबसे बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें सत्य कथन पूछा, सत्य हो जाएगा केवल एक, यानी ए ऑप्शन सही है। देखते अगला टॉपिक, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि भारत के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहा था। अब मुद्दा ये कि भारत ने आखिर इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर POK में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है पाकिस्तान एवं चाइना के द्वारा। झेलम नदी ध्यान में रखनी हमें कि झेलम नदी पर चीन के द्वारा इस परियोजना के तहत 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। आपको पता होगा चाइना की एक महत्वाकांक्षा योजना है वन बेल्ट वन रोड, तो उसी का एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा CPEC और इसी में झेलम नदी पर यह प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना होगा कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका विरोध भारत के द्वारा किया जा रहा है, कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। इस समझौते में कुछ हम देखते हैं कि चीन और एक अन्य बोर्ड है जो इसमें सहयोग दे रहा है। POK की अथॉरिटी के अलावा प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और 3 जॉर्जेज कॉरपोरेशन चाइना की कंपनी है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखना कि चाइना के द्वारा और POK की अथॉरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से इस पर काम किया जा रहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखो सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन देखते हैं, यह परियोजना पाक अधिकृत कश्मीर POK में झेलम नदी पर 1124 मेगावाट की स्थापित की जा रही है। एकदम ठीक बात है, POK में स्थापित की जा रही है और आपको पता होगा POK भारत का हिस्सा है, तो उसका विरोध भारत इसलिए कर रहा है। इस परियोजना में चीन एवं रूसी कंपनियों की हिस्सेदारी है। देखो हमने देखा था इसमें चीन और POK की अथॉरिटी के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है, रूसी कंपनी का इसमें रोल नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रही है, तो ठीक है, हमने देखा ही था, तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 यानी C ऑप्शन। यह नगर वन योजना के संबंधित पूछा गया। इसमें देखते चर्चा में आखिर क्यों रहा था। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई थी। आपको पता होगा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा हुई थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो एक महत्वपूर्ण योजना उसकी बात कर लेते हैं, वो है नगर वन योजना। ये क्या है? इसके तहत शहरी वनों पर बल दिया गया, यानी शहरों में आपको पता है कि बढ़ते शहरीकरण के दौर में वनों को काटा जा रहा है, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, पोल्यूशन में वृद्धि हो रही है।
तो इस सभी से जो मनुष्य की जीवन शैली है वो शहरीकरण में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए वनों पर बल देने के लिए नगर वन योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसका लक्ष्य है शहरी क्षेत्रों में 200 शहरी वनों को अगले 5 वर्षों में विकसित करना। इसको आप याद कर लेना कि अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वनों को स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, और इन सभी से अल्टीमेटली पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली को भी फायदा होगा। इसको लागू करने के लिए आम लोगों की भागीदारी के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, वन विभाग, शहरी नगर निकाय और अन्य जो भी कॉरपोरेट संस्थाएं उनका सहयोग लिया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें 5 वर्षों में 200 शहरी वनों को अगले 5 वर्षों में विकसित करना, और दूसरी बात इसमें आम जनता की भागीदारी और सहयोग भी लिया जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। नगर वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहाँ पे गौर करो, क्या पूछा है, असत्य कथन। हमें बताना कि निम्नलिखित कथनों में से, इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी है। यह योजना शहरों में वनों के रोपण को बढ़ावा देगी, ठीक बात है। इस योजना के तहत न केवल सरकारी विभाग बल्कि लोगों एवं गैर सरकारी संगठनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, यह भी ठीक है। यह योजना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लागू की जाएगी, यह भी ठीक है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में 500 शहरी वनों का विकास किया जाएगा। देखो हमने देखा था कि 5 वर्षों में 200 शहरी वनों का विकास किया जाएगा, 500 नहीं है। तो यह डी ऑप्शन ठीक है, ये गलत है और असत्य ही पूछा था। लोनार झील के बारे में आपने पढ़ा होगा अखबार में कि इसका कलर चेंज हो गया था, सामान्य से गुलाबी हो गया था, तो इसलिए यह चर्चा में बनी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोनार झील है कहाँ पर। महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये 50,000 वर्ष पहले उल्का पिंड मेटियोरिट के द्वारा पृथ्वी से टकराने पर बनी थी। देखो आप एक फ़ोटो देखो, मैं इसमें आपको पता लगेगा कि उल्का पिंड जब धरती से टकराता तो ऐसा एक गड्ढा बन जाता है और इसको बोलते हैं हम क्रेटर। तो ये जो क्रेटर है यह लोनार झील का पीके सैटेलाइट से लिया गया है। तो इस तरह की उल्का पिंड से बनी हुई झील है। और इधर देखो पहले इसका कलर ये था और अभी हो गया गुलाबी, तो सामान्य से गुलाबी कलर में ये परिवर्तन हो गई, इसलिए चर्चा में रही है। इसके कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कारण बताए जा रहे हैं, वो देखते हैं। कारण मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं वो है शैवाल की उपस्थिति ज़्यादा होना, यानी शैवाल है वो गुलाबी रंग के ज़्यादा हो रहे हैं जिससे कि इसका कलर गुलाबी हो गया है। और दूसरा कारण है सैलिनिटी का ज़्यादा बढ़ना। ये कारण इसलिए बताया गया कि ईरान की एक झील है उसमें सैलिनिटी के कारण उसका रंग लाल रहता है, तो उससे कनेक्टिविटी करके इसको जोड़ा गया कि लोनार झील के कलर का भी चेंज होने का कारण है इसकी सैलिनिटी का अधिक होना या फिर शैवाल की उपस्थिति का अधिक होना। तो लोनार झील हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाती है। इसके संबंध में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो उल्का पिंड से टकराने से इसका निर्माण हुआ था और एक महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन देख लेते इससे संबंधित। हाल ही में भारत की किस झील का रंग सामान्य से गुलाबी होने का परिवर्तन देखा गया? तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। लोनार झील है महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों रहा था। इसी वर्ष इसका निर्माण हुआ था एवं हाल ही में भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो देखो भारत अगर किसी भी कन्वेंशन में या फिर किसी भी ग्रुप में या किसी भी एग्रीमेंट को सिग्नेचर करता है तो ध्यान रखना भारत अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब देखते कि आखिर ये है क्या। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुहितधारकों की एक पहल है और यह इस तरह की पहली पहल है, यानी अभी तक के इतिहास में ऐसी पहली बार ये तो जो फर्स्ट टाइम होता है और उसमें भारत भी इन्वॉल्व रहता है, तो वो ज़रूरी है कि हमें जानना। अब देखते हैं कि आखिर इस पहल का उद्देश्य क्या है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन, उपयोग से संबंधित उसकी जिम्मेदारी, यानी कुल मिला के बात है कि आपको पता होगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए विभिन्न देश प्रयास कर रहे हैं और कुछ वैज्ञानिक है जो अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो विकास एवं इसका उपयोग वो जिम्मेदार तरीके से हो। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम गलत तरीके से करते हैं या फिर हम सभी लोगों को जोड़कर नहीं करते। तो इसका उद्देश्य क्या है कि विकास और उपयोग से संबंधित जिम्मेदारी का निर्वाह करना, समावेशन करना, यानी सभी लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा मिले।
इसके साथ साथ जो भी इनोवेशन और आर्थिक विकास है उसके लिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड करता है। अब इसमें देखते हैं कि आखिर कौन कौन इसमें सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन संघ इसके सदस्य है। एक बार नोटिस करना आप कि इसमें चीन नहीं है और इसमें भारत है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि चीन नहीं है और भारत की उपस्थिति इसमें है, तो इसका मतलब भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है। अब देखते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। देखो यहाँ पे क्या पहचान करनी है, सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं, यह पहल 2015 में प्रारंभ हुई थी जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार तरीके से उपयोग एवं विकास करना है। हमने डिस्कस किया था कि ये पहली बार अभी इसी वर्ष स्टार्ट हुई है और भारत भी इसी में इन्वॉल्व है, तो 2015 तो बहुत पुरानी है और ऐसी आउटडेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 2014 कुछ दिया गया था और वो पहल कुछ रिसेंट में ही इम्प्लीमेंट हुई थी, तो इसलिए यूपीएससी ने बहुत अगर पूछे तो बहुत अंतराल दिया जाएगा। जैसे अभी 2020 चल रहा है और 2015 की संधि दी, तो इस तरह का अंतराल पे आप समझ जाओगे, एक आइडिया लग जाएगा कि ये पहल तो अभी नहीं है, 2015 तो इसमें गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य दिया हुआ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना, विकास करना, ये ठीक है, लेकिन ये सन गलत है। दूसरा कथन देखते हैं, इस पहल में भारत भी शामिल है, ये ठीक है, तो इसमें हमें सत्य कथन बताना है। सत्य कथन हो जाएगा केवल एक, यानी ए ऑप्शन। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।